गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है हमारे हीरो मिस्टर निंग की, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। इमोशनलेस होने की वजह से ये काफ़ी एरोगेंट एंड रूड टाइप का पर्सन है। किसी ज़माने में एक प्रोफेसर भी हुआ करता था, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि इसकी लाइफ में हर आने वाले बंदे पे ही इसका बड़ा ही रोबो दबदबा होता है। सभी इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। अभी भी होटल मैनेजर को जैसे ही पता चला था कि उनके वीआईपी गेस्ट मिस्टर निंग आने वाले, उनकी तो हवाइयाँ ही उड़ी हुई थी। सारे ही उनके आने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस वगैरह करने में बिजी होते हैं। यही अगर हम हमारी फीमेल लीड ली की बात करें तो वो भी एक बिजनेसमैन की बेटी है। इसे लगता था कि मॉम जस्ट डैड की मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने कभी भी उनसे शादी नहीं की है, तो इसी वजह से वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है, कभी भी उनसे बात नहीं करती। ली अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से बट पीसफुल घर में ही रहा करती थी। वो तो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा लव करती थी। इसका बचपन से ड्रीम था अपने हार्डवर्क से कंपनी की सीईओ बनना, लेकिन बस अपने ही एक फ्रेंड की असिस्टेंट बन के रह गई। सारा कसूरवार निंग अपने प्रोफेसर को ही मानती है। कुछ अर्सा पहले जब इसकी मॉम की कंडीशन ख़राब थी, तभी इसे उनकी केयर करनी पड़ गई थी। सो एग्ज़ाम्स ना देने की वजह से उसे फेल कर दिया गया। इसने प्रोफेसर की काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की थी कि मुझे पेपर्स देने का एक और चांस ज़रूर दे, लेकिन ना, वो तो एक नंबर का खड़ूस पर्सन होता है। उसने तो इसे एग्ज़ाम्स देने ही नहीं दिए थे। वह उसके बाद इसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। अब उसी वजह से ही ये आज तक उन साहब पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। लू फैन तो ऐसे समझो उसके भाइयों की तरह ही है, उसका हर ऑर्डर मानता है। इवन कि ऐसे समझो कि लू फैन की कंपनी ली के बगैर कुछ भी नहीं है। अभी भी ये दोनों होटल में मीटिंग के लिए ही आए थे और यहीं पे निंग भी आया होता है। ली और निंग दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो करते हैं बट नज़र नहीं पड़ पाती। वो भी इन्वेस्टर्स के साथ इन्हीं की मीटिंग में ही आया होता है। हम इनके दिए प्रोजेक्ट प्रपोजल में से बहुत सारे नुक्स भी निकालने लगा था कि जिसकी वजह से यहाँ पे ली को फील होता है कि इन्वेस्टमेंट मिलना तो नामुमकिन ही लग रहा है। एक तो ली की काउंटर पे इसके साथ कॉफ़ी एक्सचेंज हो गई थी, ऊपर से उसका पहले की तरह वाला रूड बिहेवियर देख के ली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लू फैन पीछे से सारा काम संभालने का इसे कह के खुद तो वहाँ से 9-2-11 हो गया था। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। ली को आदत थी कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी बेस्ट यू के साथ शेयर किया करती है। अब उसे भी बता देती है कि यूनी लाइफ में जो हमारा वो कोल्ड हार्टेड प्रोफेसर हुआ करता था, वो फिर से मेरी लाइफ में अपनी टांगे अड़ाने के लिए पहुंच आया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। ये उसे कह देती है कि ऐसा करो कि 2 दिनों के लिए उसे गायब करवा दो और उसके बाद जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना, उससे तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब जैसा जैसा वो इसे बता रही होती है, ये बिल्कुल वही कर रही होती है। यहाँ पे इसके फ्रेंड तो उसे फॉलो करने को ही कहने लगी थी, ये भी बिल्कुल ऐसा ही करती। अब यहाँ से जाते हुए निंग को रियलाइज़ होता है कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो यहाँ पे रुक के उसे देखने की कोशिश तो करता है, लेकिन ना जाने क्या सोच के फिर से वापस अपनी गाड़ी में ही आके बैठ गया था। अब यहाँ से जाते जाते एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और इस तरह उसका तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उस ट्रक वाले पर्सन ने जानबूझ के ये किया था। ये सब कुछ जैसे ही ली देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत काइंड हार्टेड गर्ल थी, इसलिए फ़ौरन से आके निंग की हेल्प कर देती है। उसे हॉस्पिटल ही लेके पहुंच आई थी। दूसरी तरफ हमें लू फैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके अभी करंट बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, जो कि इसकी बुराइयां करते हुए ही जा रहे थे। ये तो गुस्से में आके उसे मारने ही लगा था, लेकिन फिर खुद ही मार खा बैठता है। इधर डॉक्टर इसे बताते हैं कि मिस्टर निंग की वैसे तो फिज़िकल कंडीशन ठीक है, लेकिन उनके माइंड पे कुछ ज़्यादा ही चोटें लग गई हैं, सो इस वजह से उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है। ये रात भर उसकी केयर करते करते यहीं पे ही सो गई थी, उसे ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकती थी। अब जैसे ही अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो यहाँ पे वो हैरान था और इससे पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ। मीन कि कम्प्लीटली उसकी मेमोरी जा चुकी है। ये सब देख के इसे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इवन कि इवल सी स्माइल भी इसके फेस पे आ ही गई थी। अब उसके बार बार पूछने पे उसे उसका नाम तो बता देती है, लेकिन बाकी का नहीं बताती है कि आखिर ये कहाँ से आया है वगैरह वगैरह। और ये भी कहने लगी थी कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, और इवन के इमोशनल होने का नाटक भी करने लगती है कि कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें ये चोट लग गई। अब उसे कुछ भी याद नहीं था, तो इसलिए वो इसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। दूसरी तरफ हमें निंग के मैनेजर को ही दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी परेशान लग रहा था कि आखिर बॉस कहाँ चले गए। एक दिन हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुमसे ना मिलूँ तो मेरे पीछे एक इनवेलप खोल के देख लेना। वो जैसे उसे ओपन करता है तो उसमें उसने राइट किया हुआ था कि मेरी गुमशुदगी
की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने की बजाय तुम मुझे इधर उधर के हॉस्पिटल्स में ही जाके देखना। वो पहले से ही जानता था कि मुझ पे अटैक ज़रूर होगा, अब ऐसा क्यों? यही सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पे उसका बिजनेस में बहुत बड़ा नाम होता है, वहीं पे उसका एक बिजनेस पार्टनर महाव भी था, जो कि बिल्कुल उसके उल्ट था। हर वक्त तो बस पैसे हड़पने के चक्रों में ही रहता है। इसी वजह से एक मीटिंग में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सारी बहस भी हो गई थी। अब तभी उसे लगा था कि शायद ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तभी तो उसने ये लेटर पहले से ही रेडी कर दिया था। इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। अब जैसे ही ली उसे बताती है कि मैं निंग की फियांसी, तो वो उसे अपने साथ लेके पुलिस स्टेशन ही जाने लगा था। इधर ही हमें फिर लू फैन को भी दिखाया जाता है, जिसका कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। इवन के यहाँ पे भी आके अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ली तो पुलिस ऑफिसर से उस रोड की सीसीटीवी फुटेज मांगने लगी थी और थोड़ी सी रिश्वत वगैरह देने के बाद इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देने का भी कह देती है। अब यहाँ से जाते उसकी नज़र लू फैन पे भी पड़ गई थी। अब उसे सारी बात का पता चल जाता है कि कैसे इन दोनों पार्टीज़ के बीच झगड़ा हुआ था। अब इससे पहले कि उस पर कोई भी केस बनता है, यहाँ पे उन दोनों की सुलह करवा देती है। दूसरी तरफ हमें उसी ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है, जिसके के पास एक स्ट्रेंजर आया था। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसने तो निंग को मारा ही नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए तो एविडेंसेस मिटाने के लिए वो इस बंदे को ही ख़त्म कर देता है। अब आखिर कौन पर्सन था जो कि निंग को मारना चाहता था, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर ये साहब जैसे क्यूट सी हरकतें करके जूस पीने की ट्राई कर रहे होते हैं। ये सब देख के यहाँ पे ली तो स्माइल करने लगी थी कि मुझे नहीं लगता है कि किसी ज़माने में ये इतना खड़ूस हुआ करता था। अब ये उससे पूछने लगा था कि आखिर हम दोनों कैसे मिले थे। अब ये उसे यहाँ पे अपनी झूठ मूठ की जो भी कहानी होती है वो सारी की सारी सुनाने लगी थी, और ये भी कि ये उसकी फियांसी कैसे बनी थी। इसकी बातों पे तो उस बेचारे को मजबूरी में यकीन करना ही पड़ गया था। अभी हमें फिर हॉस्पिटल के बाहर उसी स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है। मीन के निंग का उसे पता चल गया था, वो फिर से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यहीं पे आया था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ली को पता चलता है कि जिस रूम में अभी अभी अटैक हुआ है वो किसी और का नहीं बल्कि निंग का ही था, ये परेशान हो जाती है। वो पीछे से आ जाता है कि मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ। अब इसे पता चलता है कि वो उसका रूममेट ही था, जिसे कि वो पर्सन जख्मी करके चला गया। इसे बड़ी टेंशन होने लगती है कि मैं इसे ऐसे अकेला छोड़ के अब नहीं जाऊँगी। और फ़ौरन से एक होटल में कॉल करके अपने लिए रूम बुक करवा लेती है। उसके इरादे से अब अपने साथ वहीं पे ले जाने के ही थे। इधर मैनेजर की उसी पर्सन से टक्कर हो जाती है। अब यहाँ पे उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि शायद ये कोई जासूस है, इसलिए अपने बॉस को ढूंढने में उसकी हेल्प करने को बोलने लगा था। लेकिन इसके बदले में उसे एक जोर का मुक्का ही पड़ जाता है, बेचारे की हालत ख़राब। इधर ये उसके लिए शर्ट लेके आई थी कि तुम्हें ये पहन लेनी चाहिए, बट वो कह देता है कि मेरा तो हाथ ख़राब है, मैं कैसे पहनूं। अब यहाँ पे जैसे भी उसकी हेल्प करने लगती है तो इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे, और वो तो बड़े प्यार से अपनी फियांसी को देखने ही लगा था। हॉस्पिटल में ही फिर हमें मैनेजर को भी दिखाया जाता है। बेचारी की इतनी पिटाई हुई थी कि हिलने के काबिल ही नहीं रहा था। अब अपने बॉस को कैसे ढूंढता, उसके लिए तो उसे कुछ फिर से कोई आइडियाज़ लगाने ही थे। स्ट्रेंजर को जैसे ही पता चलता है कि अभी अभी वो जिसका काम तमाम करके आया है वो निंग नहीं था, तो इस बात से इसका गुस्से के मारे बुरा हाल के इसका मतलब मुझे फिर से निंग को ढूंढना पड़ेगा, वरना बॉस को पता चल गया ना कि मैंने अभी तक उनका काम नहीं किया है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ये तो उसे एक प्राइवेट टैक्सी में लेके वहाँ से जाने ही लगी थी। अब जैसे ही होटल में पहुँचती है तो तभी इसकी नज़र लू फैन पे भी पड़ जाती है, उसे छुपने की कोशिश करने लगती है। अब आखिर निंग को कौन नहीं जानता था, ये चाहती थी कि अभी फ़िलहाल तो इन दोनों की मुलाकात ना आई हो तो यही बेहतर होगा। उसने इधर एक बहुत ही अच्छा सा रूम इसके लिए बुक करवा लिया था। अब यहाँ पे इन लोगों ने कपल की तरह ही डेकोरेट किया होता है, तो ये बेचारी थोड़ी सी एम्बैरेस भी हो जाती है। अब इसे यहाँ पे इसने अपने ही एक फ़ोन दे दिया था कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करके बता सकते हो। इसका अभी भी यही इरादा था कि मैं इसे यहीं पे छोड़ के फिर अपनी जान छुड़ा के चली जाऊंगी। यहीं पे इसकी मुलाकात लो फैन से भी हो जाती है। वो हैरान था कि मैं कब से तुम्हें बहुत सारी कॉल्स कर रहा था, इवन के तुम्हारा बहुत पता चलाने की भी कोशिश की, तुम कहाँ गायब हो गई थी। अभी फ़िलहाल तो निंग वाली बात के बारे में इसे नहीं बताती है। इधर हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि सपने में ही अपने ही एक्सीडेंट के बारे में ही देख रहा था। अब हमें पता चलता है कि बचपन में एक एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही ये बिल्कुल इमोशनलेस बन के रह गया। इसके अंकल और आंटी ने ही इसे पाला पोसा था और उसके बाद ही इतना बड़ा किया। अभी भी इसे अपनी फुल मेमोरीज याद नहीं आती हैं।
इधर इसने तो उसके फ़ोन में से जैसे तैसे करके कोई ना कोई पासवर्ड लगाने के बाद उसके जो भी डाटा वगैरह था वो सारा का सारा डिलीट कर दिया होता है। इवन कि इसने निंग का फ़ोन यहाँ पे रीसेट ही कर दिया था कि अभी उसे पता ना ही चले कि वो कौन है, तो यही मेरे लिए भी बेहतर होगा। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि माँ हाउ को यही टेंशन थी कि पता नहीं आखिर निंग मरा भी है कि नहीं, मीन के उस पर अटैक करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही साहब ही होते हैं। अब जैसे ही ये रूम में आती है तो यहाँ पे वो निंग के लिए खाना भी लाई थी। बाहर ही हमें लूफेन को दिखाया जाता है जो कि इसके साथ ड्रिंक करना चाहता था, बट ये साफ मना कर देती है कि नहीं अभी नहीं, अभी तो जाओ यहाँ से। वो सोचने लगते हैं कि कहीं इसका किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, मीन के कमरे में ज़रूर इसने एक लड़के को ही फंसाया होना है। अब यहाँ पे इसने उसका फ़ोन भी वापस कर दिया था। कुछ फ़ोटोज़ अपनी फ़ोटोशूट करवा ली होती हैं कि इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों कपल नहीं हैं। वो भी इसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि वाकई में ये सच बोल रही थी कि हम दोनों रिलेशनशिप में ही हैं। अब फिर इसे पूछने लगते हैं कि वैसे क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। अब इसके माइंड में जो भी सारी ड्रामास आ रहे होते हैं तो ये सब की सब स्टोरीज को मिला के यहाँ पे इसे बताने लगती है कि आप एक प्रोफेसर थे और मैं स्टूडेंट, आपको फर्स्ट साइट ही मुझसे लव हो गया था और मुझ तक अप्रोच हासिल की और इसके बाद ही मेरा नंबर भी ले लिया और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन उसके बाद से आप काफ़ी बदल गए, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, इवन कि बहुत ज़्यादा रूड थे और मैं आपका ये बिहेवियर बर्दाश्त करती रही। इतने ज़्यादा इमोशनल होने का नाटक करती है कि उसको इस पर रहम आ ही गया था। अब उसने इसकी बातों पे यकीन कर लिया था, सो इसका मिशन तो सक्सेसफुल हुआ। अब ये जैसे उसे यहाँ पे रूम दिखाने के लिए लेके आती है तो अचानक ही फिसल के इसके ऊपर ही गिर गई थी। एक दूसरे के क्लोज आने पे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन ये फिर फौरन से ऊपर उठ के वहाँ से चली ही गई थी। इधर माँ हाउ को हमें निंग की एक्स फियोंसी मे के पास ही बैठे दिखाया जाता है। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसने निंग का एक्सीडेंट करवाया, एक्चुअली में वो उसे पसंद करता था, इसलिए चाहता था कि ये निंग को भूल के बस उसी के साथ ही डेटिंग करना स्टार्ट कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाली थी। इसी बात का इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा था। इधर हमें स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि एक हैकर के पास आया था कि मुझे निंग का पता चला के दो कि वो कहाँ पे है, वरना मैंने तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तो फाइनली उसे भी इसका कहा मानना ही पड़ गया था। अब चूँकि ये उसकी फियोंसी थी इसलिए दोनों को एक बेड पे ही सोना पड़ जाता है। ये तो उसके क्लोज ही आई जा रहा था, इस बात से ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, लेकिन उसे मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर को उसके सामने ये उसकी फियोंसी जो थी, अब फिर मजबूरी में उसे फिर इसके पास ऐसे ही सोना पड़ जाता है। अगले दिन होटल में जैसे ये खाना खाने के लिए आते हैं तो तभी फिर से इसकी यहाँ पे नज़र लूफेन पे पड़ जाती है। अब इसे छुपाने ही लगी थी और फिर फ़ौरन से इसे ही वहाँ से भेजने के बाद खुद भी चली जाती है। शुक्र है कि उसकी नज़र पड़ नहीं पाती। इधर मैनेजर साहब का अब हाल पहले से थोड़ा बेहतर होता है। अब इसने उसे मैसेज कर दिया था कि तुम्हारे बॉस होटल के इस रूम में है, इसलिए उन्हें लेने के लिए आ जाना। ये भी फिर वहाँ पर जाने ही लगता है। अब तभी इस पर्सन को भी दिखाया जाता है जिससे ये पता चल गया था कि निंग इस वक्त कहाँ पे है। किसी की आहट सुन के ये तो यहाँ पे छुप भी गई थी। होटल मैनेजर को देखते हैं जो कि इसे देख के यही कहने लगा था कि अरे क्या हमसे कोई गलती हो गई थी कि आपने अपना रूम कहीं और ही चेंज करवा लिया था। वो हैरान होते हैं कि क्या, मैंने तो अपना कोई रूम नहीं चेंज करवाया। इसका मतलब कि मैं और ली दोनों सेपरेट रूम में रह रहे थे। मुझे इस बारे में उसने क्यों नहीं बताया। इन साहब को कुछ और मिलता ना मिलता, लेकिन एक पिन ड्राइव ज़रूर मिल जाती है। अब यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो तभी इसकी नज़र फिर निंग के मैनेजर पे भी पड़ गई थी। वो हैरान था कि ये इससे मेरी मुलाकात बार बार क्यों हो जाया करती है। अब ये जो छुप के बैठी हुई थी फ़ौरन से जैसे ही बाहर निकलती है तो अचानक ही निंग के मैनेजर को इस पर्सन के साथ देख के यही समझने लगी थी कि शायद ये दोनों मिलके ही निंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़रूर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए निंग को अकेला नहीं छोड़ के जा सकती थी। अपने भाई मीन के स्टेप ब्रदर चैन को यहाँ पे मैसेज कर देती है कि जो मेरा घर है उसकी कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करवा दो, जो कुछ भी करवाना है वो सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगी। ये थोड़ा सा अपसेट होता है कि क्या तुम मुझसे ये बात शेयर करोगी कि आखिर हम दोनों सेपरेट रूम क्यों बुक करवाए थे। वो फिर से इमोशनल होने का नाटक करने लगती है कि हाय तो हम यहाँ पे हनीमून मनाने ही थे, लेकिन देखो आपने क्या कर दिया। अपने लिए मुझसे लड़ाई झगड़ा करके फिर एक रूम अलग ही बुक करवा लिया था और मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अब वो फिर से इसके कहने में आ जाता है। बेचारा काफ़ी गिल्टी भी फील करने लगा था कि क्या मैं इस पर इतना ज़्यादा जुल्म करता था। ये हमें जू को दिखाया जाता है जो कि आई से किसी और की नहीं बल्कि
लू फैन की असिस्टेंट बन चुकी होती है और ये सब करने के लिए इसे इसकी बेस्टी ने ही कहा था। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक शॉपिंग मॉल में ही दिखाया जाता है। ये तो अपने सारे शॉपिंग बैग्स इसे ही पकड़ा देती है। अब जैसे इसकी नज़र इसके मैनेजर पे पड़ती है तो फ़ौरन से यहाँ पे इससे उसे छुपाने ही लगी थी, क्योंकि वो समझती थी कि शायद ये उसी पर्सन से मिला हुआ है जो कि निंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। बेचारा निंग ये समझ रहा होता है कि शायद मेरे सामने जो कपल किस कर रहा है ये भी मुझे किस करना चाहती है और बैग्स होने की वजह से ये कर नहीं पा रही है, इसलिए बैग रख के फ़ौरन से इसे किस कर देता है। ये बेचारी हैरान होती हुई फ़ौरन से उसे साइड पे कर देती है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका भाई इसे कॉल करके बता देता है कि तुमने जो भी अरेंजमेंट्स मुझे करने को कहे थे वो सब के सब मैंने कर दिए हैं। इधर एक पार्टी में हमें लू फैन की बहन लैन को भी दिखाया जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी होती है। अब फिर हमें पता चलता है कि उसकी बहुत जल्दी शादी ली के स्टेप ब्रदर चैन से ही होने वाली है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल जाता है कि इन दोनों फैमिलीज़ के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो ये बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली उसे अपने घर में लेके आ ही गई थी। वाकई में इसके भाई ने यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट्स वगैरह कर दी होती हैं कि जैसे पहले इधर कोई कपल ही रहा करता हो। सो इस तरह से उसे शक हो ही नहीं पाता कि आए से पहले इसने मुझसे झूठ बोला था। जैसे ये फ्रिज में से खाना निकालने के लिए यहाँ पे जाती है तो इसी दौरान दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। इससे पहले कि ये नीचे गिरती वो इसे पकड़ लेता है। ये अब फ़ौरन से साइड पे हो जाती है। यही कहती है कि हमसे ये खाना तो नहीं बनेगा, सो क्या हम रेस्टोरेंट चल सकते हैं। सो नेक्स्ट सीन में दोनों खाना खाने के लिए वहीं पे ही आ चुके होते हैं। उसे तो अपनी इसके साथ इधर कपल फ़ोटो खिंचवानी थी, सो दोनों ने यहाँ पे बनवा ही ली होती है। इधर डैड को तो अभी भी अपनी बेटी की चिंता होती है कि पता नहीं वो आजकल कहाँ पे रहती है। काफ़ी ज़्यादा उसे लेके फ़िक्रमंद भी लग रहे होते हैं। मी साहिबा मैनेजर के पास ही पहुंच आई थी। एक्चुअली में वो जानना चाहती थी क्या वाकई में निंग मर चुका है या कि अभी जिंदा है, लेकिन मैनेजर को तो खुद अभी निंग के बारे में पता नहीं होता, सो वो मे को क्या ही बताता। अब खाना खाने के बाद जैसे ये दोनों ग्रॉसरीज वगैरह लेने के लिए शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो इस वक्त इसकी नज़र अपनी एक पुरानी टीचर पे पड़ जाती है, जिसे कि देख के ये छुपने की ही कोशिश करने लगी थी। वो हैरान होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, तो ये बता देती है कि वो एक्चुअली में मेरी टीचर है ना, मैं उनसे छुप रही हूँ। ये कहता है कि अरे कोई बात नहीं है, इसमें क्या छुपने की बात है, मैं उनसे मिल के तुम्हारे बारे में कुछ बातें वगैरह पूछ लूँगा। लेकिन उन टीचर की तो खुद ही इन दोनों पर नज़र पड़ ही चुकी होती है। सो इसलिए उन्होंने इन दोनों को आड़ो हाथों ले लिया था। वो समझ रही होती हैं कि शायद ये दोनों कपल हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे बहुत सारी कपल्स चीज़ें ही बाय करवाने लगी थी। इवन कि इधर कुछ लेते वक्त इन दोनों को कपल होने का प्रिटेंड करना ही पड़ जाता है। अब बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाने के बाद ये एक पार्क में पहुँचते हैं। ली और निंग दोनों की ही बॉन्डिंग पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इसलिए वो इसे अपने बचपन के बारे में ही बताने लगी थी कि कैसे मॉम के साथ वो पार्क में ये झूला झूलने के लिए आया करती थी। यहाँ पे वो फिर इसकी हेल्प करने लग जाता है। वो तो अब अपने बचपन की जो भी बातें होती हैं इसे शेयर कर लिया करती है। अब जैसे ये घर पहुँचता है तो फिर से उसे सॉरी बोलने लगा था कि पहले पास्ट में मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी भी हर्ट ना करूँ। अब अचानक ही इसके यहाँ पे एक लव लेटर पे नज़र पड़ जाती है जो कि ली ने इसे ही लिखा था जब किसी दौर में ये प्रोफेसर हुआ करता था। अब यहाँ पे ये समझता है कि शायद इसी वजह से ही फिर हम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में ली को इसकी फ्रेंड ने ही ये सब लिखने को कहा था और जैसे तैसे करके ये लेटर प्रोफेसर के हाथों चढ़ गया था। उसके बाद जो इसकी इज्जत अफजाई हुई थी ना वो आज तक इसे याद थी, लेकिन इसके पूछने पे इसे झूठ बोलना पड़ जाता है कि हाँ वाकई में मैं तुमसे बहुत लव करती थी, इसलिए मैंने ये लेटर तुम्हें लिखा था और तुम ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ये झूठ तो अब उसे मजबूरी में बोलना ही पड़ जाता है। बेचारी अब इसके अलावा और क्या ही कह सकती थी। इसकी बेस्टी और इसका स्टेप ब्रदर बाहर इसे मिलने के लिए आए थे। वो दोनों इसे बहुत सारी आवाज़ें देते हैं, बट ना ये तो यहाँ पे छुप के बैठ जाती है और इसे कहने लगी थी कि बाहर डेप्टर्स हैं, मुझसे मेरा कर्ज वगैरह लेने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे उनसे नहीं मिलना है। अब ये परेशान हो जाते हैं कि आखिर पता नहीं ये चली तो चली कहाँ गई है, इसलिए फिर यहाँ से जाने ही लगे थे। अब हमें पता चल जाता है कि जू का एक्चुअली में चैन पे बहुत बड़े वाला क्रश है, लेकिन आज तक उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही नहीं पाई है। इधर इसे जैसे एक बोर्ड नज़र आता है तो यहाँ पे अपने और ली के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने लगा था कि उसे क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं वगैरह वगैरह।
इधर हमें बेचारे लूफेन को दिखाया जाता है जिसके के पास रहने के लिए उसकी छोटी बहनी आ गई थी और यहाँ पे उसे अपने इशारों पे नचाने की ही कोशिश करती है। यह तो बस उसका कहना ही मान के ही रह जाता है। वैसे भी हमेशा की तरह वो इसे बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये ऑनलाइन कुछ सर्च वगैरह करने लगा था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या करना चाहिए। इधर यू को ही मीटिंग में दिखाया जाता है। आज इनकी किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी राइवल कंपनी जो कि निंग की होती है उसी के साथ ही बिजनेस मीटिंग होती है। यहीं पे मी को भी दिखाया जाता है। इसी बात को लेके उसकी और ली की दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो जाती है। अब ये जैसे वो सब कुछ निपटा के घर आती है तो वो इसे इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा था, लेकिन उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। फ़ौरन से इसे साइड पे कर देती है। अगले दिन देखती है कि इसने अपने हाथों से उसके लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया है। तो ये सब देख के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब तभी जैसे ही बाहर कोई नॉक करता है तो ये डोर ओपन करता है तो सामने से कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्टी यू ही पहुंची हुई थी। वो तो निंग को देख के हैरान थी कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। इससे पहले कि कुछ और फूड थी उसकी फ्रेंड उसे बाहर लेके आ जाती है। ये तो अब बाहर आके अपनी बेस्टी को बहुत ही छेड़ने लगी थी कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम्हारे और निंग के बीच क्या चल रहा है। उसे कह देती है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी मेमोरी चली गई है तो इसलिए मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ, इसके अलावा तो और कोई भी बात नहीं है। पीछे घर पे जैसे ही निंग की एक फाइल पे नजर पड़ती है तो वो हैरान था। अब यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि आखिर वो कौन से कॉलेज में पढ़ाया करता था, इसलिए इसने वहाँ पे जाने का ही डिसाइड कर लिया होता है। दूसरी तरफ हमें लैन और चैन दोनों को ही दिखाया जाता है। दोनों के बीच कोई खास बनती तो नहीं थी, लेकिन दोनों फैमिलीज इनका रिश्ता करवाना चाहती थी, तो इसलिए मजबूरी में इन दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ रहा होता है। आज तो लू फैन ने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो बहुत ही अच्छे से आके मीटिंग अटेंड कर लूँगा, लेकिन जैसा सोचता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये अपने बारे में पूछने के लिए कॉलेज पहुँच आया था। अब जिससे पूछते हैं कि मैं क्या करता था, मतलब मैं कैसा पर्सन था, कोई भी इसे कोई ख़ास जवाब नहीं देता है, बल्कि यहाँ पे इसका मजाक ही उड़ाने लगे थे। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये वही निंग है। अब तभी एक लेडी तो इसे पहचान लेती है कि अरे प्रोफेसर निंग आप। अब यहाँ से जाते हुए इसकी नज़र फिर अपनी फ़ोटो पे भी पड़ ही गई थी। अब तभी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत ही बड़ा झुरमुट इसकी तरफ ही आ रहा था। ये घबरा जाता है। अचानक ही एंड टाइम पे इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे ली ही पहुँच आई थी। अब वो इसे इस सब के लिए परेशान ना होने को ही कहने लगी थी। उसे तो जैसे ही पता चला था कि निंग आज कॉलेज पहुँचा हुआ है तो वो फ़ौरन से यहाँ पे आ ही गई थी कि इसे कुछ याद आ ही ना जाए, वरना फिर मेरी खैर नहीं होनी है। इवन कि यहाँ पे अपनी हेल्प करवाने के लिए उसने अपनी बेस्टी को भी बुलवा लिया था। दोनों घर पे पहुँचती हैं। अब जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है इनके कपल फ़ोटोज़ पे, वो हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ तुम्हारे बीच कब हो गया। वो जानने की कोशिश करता है कि हम दोनों का रिश्ता कैसा था, लेकिन ये बार बार उसे साइड पिक कर दिया करती है कि अभी इस बारे में उसे तुम ना ही बताओ तो यही बेहतर होगा। अब वो बार बार इतने क्वेश्चंस करता है कि इस बेचारी को झूठ पे झूठ बोलने पड़ ही जाते हैं। ये सब कुछ देख के अब यू को तो अंदाज़ा हो गया था कि ये बेचारी कितनी मुश्किलों को फेस करी है, मतलब कि अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इसे कितने ज़्यादा झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अभी उसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसकी जान को खतरा है। मी ने फिर से मैनेजर को अपने आड़ों ही लिया होता है और उसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ पे है। वह उस बेचारे को क्या पता, यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवाने की कोशिश तो करती है कि टून हो के कुछ तो बता देगा, लेकिन फिर खुद ही ड्रंक हो गई थी कि जिसके बाद में इसे ही संभालना पड़ जाता है। इधर ये उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं कैसा प्रोफेसर था और मेरा बिहेवियर ली के साथ कैसा था। वो तो कह देती है कि बहुत ही बुरा था, तुम उसे हर वक्त डांटते रहते थे। ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारा और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ओह नो, मैं क्या वाकई में इतना ज़्यादा बुरा था, मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अब अपने रिलेशनशिप को उसके साथ अच्छा बनाने के लिए वो तो ली की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, इवन कि बहुत अच्छे से बिहेव करने लगा था और उसका ये गेस्चर यहाँ पे ली को तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन मे की नज़र अचानक ही निंग पे पड़ जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो वो तब तक वहाँ से जा चुका था। अब ये हैरान होकर फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। यही सोचने लगी थी कि शायद मैं रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी, इसलिए मुझे दिन के वक्त अब चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। बस में जाते वक्त इसकी नज़र एक कपल पे पड़ती है जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा था, लेकिन फिर किस करने के बाद ही अपना ये मामला सेटल कर लेता है। घर पे ली काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है कि फाइनली इतने दिनों के बाद मैं निंग से पहले उठी गई, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो वो उसे घर पे नज़र जो नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में वो शॉपिंग करके पहुंच जाया होता है और इसके क्लोज जाके किस करने की कोशिश करने लगा था।
वो तो फ़ौरन से साइड पे हो जाती है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, इसलिए वो तो फिर वहाँ से भाग ही गई थी। अब जिस तरह से ये उसका ख्याल रख रहा होता है, ली को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर अचानक से हो क्या गया है। डैड ने अपने आदमियों को कहा हुआ था कि ली पे नज़र रखने के लिए। अब जैसे ही वो निंग की और ली की फ़ोटो इसे सेंड करते हैं तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहे होते हैं। उन्हें तो गुस्सा ही आई जा रहा था कि निंग आखिर मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है। इन दोनों को तो कपल होने का प्रिटेंड करना ही पड़ गया था अपनी फैमिलीज़ के सामने। अब जितना भी लड़ाई झगड़ा करते इनके सामने आके वो सब कुछ ही ख़त्म कर देते हैं और इसी तरह इनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। लू फैन जो भी अब गलतियां करता है उसे फिर यू से काफ़ी ज़्यादा डांट तो पड़ी जाती है। बेचारा बहुत ही परेशान होकर रह गया था कि ये क्या मुसीबत है। अब यही अगर हमें माँ हाउ को दिखाया जाए, उसकी तो दिन ब दिन खुशी बढ़ती ही जा रही होती है। अब उसे कंफर्म हो गया था कि अभी तक मुझे निंग का पता नहीं चला है, तो इसका मतलब कि वो तो मर ही चुका होना है और क्या बात हो सकती है। लेकिन मेरे को देखा जाए तो वो परेशान कि क्या सच में ऐसा ही है। लेकिन उस दिन जिस पर्सन को मैंने देखा था वो तो बिल्कुल निंग के जैसे ही लग रहा था। निंग के छोटे भाई ने मैनेजर को किडनैप कर लिया था। वो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर मेरा भाई कहाँ पे गया है। अगर जाहिर सी बात है तुम उसके मैनेजर हो, लेकिन उस बेचारे को खुद भी नहीं पता था। अब इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड कर ही लिया होता है। इधर ये सारी बात अपनी बेस्टी से शेयर करती है कि पता नहीं आखिर वो कौन से बंदे थे जिन्होंने कि उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। मुझे हर हाल में उनके बारे में जानना है। फ़िलहाल तो मैं निंग को यहाँ से नहीं जाने दे सकती हूँ, उसकी लाइफ को खतरा है। वैसे भी उसकी मेमोरीज अभी तक वापस आई ही नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे आके उसे मेडिसिन देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। वो तो लेने से साफ मना कर देता है। ये अब उसे ज़बरदस्ती लेने को कहने लगी थी और इवन के उसके साथ एक गेम भी खेलती है। और बस इसी चक्कर में दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। ये तो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि पीछे होते ही अपनी मेडिसिन पी के वहाँ से भाग ही गया था। ये अब एक गेम को देखते देखते यहाँ पे पास्ट के मेमोरीज में ही खो गई थी। मॉम के साथ अक्सर ही वो खेला करती थी और यही वाली गेम इसने निंग के साथ खेलने का भी डिसाइड कर लिया था, जिसके चक्कर में अब मजबूरी में उसे फिर मेडिसिन पीनी ही पड़ गई होती है। अब ये आज जैसे ही यहाँ से निकलती है तो वो पीछे से इसे बुलाता ही रह गया था, तुम तो यहाँ पे अपना कुछ स्टफ भूल गई हो। लेकिन वो इसकी कहाँ सुनने वाली थी। कंपनी में ही एक लेडी की यू के साथ टक्कर हो जाती है। मीन के वो इसकी अच्छी खासी दुश्मन थी। अब ये उसे समझाने के लिए आती है और इसी चक्कर में नीचे गिरने की वजह से इसके पाँव पे चोट भी लग गई थी। ये उसे कहने भी लगी थी कि तुम्हें हमारी कंपनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इनकी जो भी बातें वगैरह होती हैं जाके इनकी राइवल कंपनी को ही जा बता दिया करती है। अब इसके बीच जो बातें वगैरह हुई थी वो सब की सब निंग ने सुन ली होती हैं। अब उसे जैसे ही पता चलता है कि इसके पाँव पे चोट लग गई है, वो तो यहाँ पे से बैंडेज ही लगाने लगा था। उसका ये गेस्टर इसे काफ़ी पसंद आता है। अब जिस तरह से ये उसकी केयर कर रहा होता है वो तो इसके प्यार में अब और ही ज़्यादा डूबती ही जा रही थी। अभी भी यहाँ पे इन दोनों की किसी पर्सन ने पिक्चर्स क्लिक कर ली थी जो कि कोई और नहीं बल्कि डैड का ही भेजा हुआ बंदा था। अब डैड तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर इनके बीच क्या चक्कर चल रहा है, वो तो मैं पता चला के ही रहूँगा। इधर इसकी बेस्टी तो इसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ने लगी थी। उसे तो शक होने ही लगता है कि हो ना हो ये तो निंग के प्यार में पड़ ही चुकी है। मे को दिखाया जाए तो वो एक फ़ोटो को देख के स्माइली करने लगी थी जो कि किसी और की नहीं बल्कि निंग और इसके ग्रैंडपा की ही होती है। ग्रैंडपा की जब डेथ हो गई थी तो तब से इसे सिर्फ और सिर्फ निंग ने ही संभाला था और ये उसे ट्रू लव करती थी। लेकिन बाद में पता नहीं इनके बीच आखिर क्या हुआ कि उसने इससे ब्रेकअप ही कर लिया। पहले ये उसकी फियांसी जो थी। इन दोनों बेस्टीज़ को देखा जाए अभी भी स्टिल इन्वेस्टिगेशन में ही बिजी होती हैं। इन्हें कोई भी क्लू मिल ही नहीं रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर कौन था जिसने कि निंग पे अटैक करने की कोशिश की थी। उसके दुश्मन आखिर हैं तो हैं कौन। इधर इसने उसके लिए बहुत सारा खाना प्रिपेयर किया था, लेकिन जैसे ही वो मैसेज कर देती है कि मैं नहीं आ सकूंगी, ये सब देख के वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ऑफिस में ये उसे निंग के साथ फ्लर्ट करने के तरीके बताने लगी थी। ये सब कुछ लू फैन देख के एकदम सरप्राइज़ के आखिर इधर क्या चल रहा है। जैसे ही यू को पता चला था कि आज ली अपने भाई चैन से मिलने के लिए गई थी, उसने तो इन दोनों पे ही नज़र रखी हुई होती है। आखिर को वो चैन को पसंद जो करती थी, लेकिन इनकी बातें सुन के फिर अपसेट भी हो जाती है। उसे पता जो चल गया था कि एक्चुअली में इसकी शादी लू फैन की छोटी बहन से होने वाली है। इतने में पीछे से लू फैन भी आ गया था। वो भी जान गया था कि ये किसी और से नहीं बल्कि चैन से ही लव करती है। लेकिन ये उसे बताता है कि तुम उसे भूल ही जाओ, वैसे भी वो मेरी अब छोटी बहन का ही होने वाला
वाला फियांसी है। ये सुन के ये उस पर गुस्सा करने लगी थी और इसी चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब फिर आज की रात एक होटल में ही इन्हें स्टे करना पड़ गया था। ये अब चाहे जितना भी लड़ झगड़ लेते, रहना तो आज की रात इन्होंने एक ही रूम में था। ये जैसे ही ड्रंक होके घर आता है तो इसे ही चिपकी जा रहा था। ये परेशान हो जाती है कि इसने आखिर खुद की हालत ऐसी बना क्यों ली है। अब फ़ौरन से इसकी केयर करने लगी थी और इसे सोने को ही बोलने लग जाती है। अगले दिन हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी ली से मिलने के लिए ही आए थे। अब चूँकि वो ऑफिस होती है तो इसलिए उनकी मुलाकात निंग से हो जाती है। अब उन्हें क्या पता कि इसकी तो मेमोरीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। वो तो बस इस पर गुस्सा ही किए जा रहे होते हैं। आखिर तुम्हारा और मेरी बेटी का क्या रिलेशनशिप है, मुझे सच सच बताओ, कहीं उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो। इधर अचानक जैसे वो इसे मैसेज करके बताता है कि तुम्हारे बाबा यहाँ पे आए हैं। ये तो फ़ौरन से उनके पास ही पहुँच आई थी। डैड यहाँ पे ली से यही पूछ रहे थे कि आखिर ये निंग तुम्हारा क्या लगता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश होऊंगा वगैरह वगैरह। वो बहुत चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे बात करे या फिर उनके साथ घर पे रहने के लिए आए, बट ना ये नहीं मानने वाली होती। और यहाँ पे इवन के अपने डैड को ही जाने को बोलने लगी थी, मेरी जो भी पर्सनल लाइफ है उसमें आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो निंग को ही आंखें दिखाते हुए वहाँ से चले गए थे कि तुमसे तो मैं बाद में पूछ लूँगा। इधर अगर निंग के छोटे भाई और मैनेजर को देखा जाए तो उनकी तलाश अभी भी जारी थी। अब जैसे ही ये उसे बताता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर मेरा भाई कहाँ पे है, ये सुन के वो तो फ़ौरन से ही उनके पास ही जाने लगा था। अगर इन दोनों को देखा जाए तो मस्तियाँ करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे आ गए थे, यहाँ पे कि इनकी इंजॉयमेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। अब अचानक जैसे इसकी नज़र मैनेजर पे पड़ती है, फिर से इसे छुपाने की कोशिश करने लगी थी। अब इसे तो यही लग रहा होता है कि शायद मैनेजर उन गुंडों के साथ मिला हुआ है। अब बाकी बात का तो नहीं पता होता कि वो बेचारा अपने बॉस की तलाश में ही तो है। अब फाइनली उनकी नज़रों से वो इसे बचाने में कामयाब हो ही चुकी होती है। इधर बेचारे लूफेन को ही दिखाया जाता है कि जिसे कि डैड से हर वक्त बस डांट पड़ती रहती है कि आखिर तुम कब सुधरोगे, कब ऐसा मौका आएगा कि तुम अपनी कंपनी खुद संभाल लोगे। ये बेचारी जैसे कुछ लेने के लिए वहाँ से गई थी, जैसे वापस आती है तो देखती है कि मिस्टर निंग तो यहाँ से गायब है। परेशान हो जाती है कि पता नहीं वो कहाँ गया, कहीं वही पर्सन इसे लेके तो नहीं चला गया। लेकिन वो अचानक ही फिर आ जाता है। वो तो इसके लिए अपने लिए कुछ लेने के लिए ही गया था। ये फ़ौरन से उसे हक कर लेती है। अब हमें इतना तो रियलाइज़ हो ही जाता है कि वो इसे इतना ज़्यादा प्यार कर बैठी है कि उससे दूर रहना तो अब इसके लिए काफ़ी मुश्किल ही लग रहा था। अब यहाँ से वापसी पे मैनेजर की नज़र इन दोनों पे पड़ी जाती है, इससे पहले कि उन्हें देखने के लिए जाता। इतने तक वो दोनों ही गायब हो चुके थे। रात को निंग ने इसे बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ दिया था, जिसे देख के इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब बातों ही बातों में उसे मम्मी पापा की लव स्टोरी बताने लगी थी। फ़िलहाल तो इसे भी यही पता होता है कि पापा ने मम्मी से शादी की ही नहीं थी, मीन कि वो उनकी मिस्ट्रेस थी। उन्हें याद करते करते जैसे ही अपसेट होती है तो ये फिर उसे हंसा ही देता है, मीन कि इसका मूड काफ़ी फ्रेश हो गया था। अगले दिन ना सिर्फ इसकी बेस्टी बल्कि उसके साथ साथ लूफेन भी इससे मिलने के लिए आया था। अब अचानक जैसे ही उसकी नज़र इधर निंग पे पड़ती है तो वो हैरान कि ये साहब क्या कर रहे हैं। इन दोनों को बातें करते देख के ये बेस्टीज़ तो फ़ौरन से साइड पे ही हो गई थी और इवन के इन्हें यहाँ पे बैठने का ही कहने लग जाती हैं कि हम लोग अपनी एक पार्टी में जा रही हैं। अब चूँकि वो भी इनका फ्रेंड था इसलिए जाने का कहता है, लेकिन ये बेचारा जेलिस के मैं भी जाऊँगा तुम लोगों के साथ। लेकिन वो इसे कह देते हैं कि नहीं नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और बस फ़ौरन से वहाँ से चले ही गए थे। ये बेचारा पीछे बैठा अपसेट होता रहता है, इवन कि इसने भी उनके पीछे जाने का डिसाइड कर ही लिया था। ये लोग जैसे ही पार्टी में पहुँचते हैं तो यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि निंग की बातें चल रही होती हैं। इतने में ऊपर से निंग की भी एंट्री हो ही चुकी थी। सभी उसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। वो यहाँ पे जैसे ही खुद को ली का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है, ये सब के लिए तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। वो सभी इन दोनों को ही चिपक जाते हैं कि आखिर आप दोनों की डेटिंग कब से स्टार्ट हुई थी वगैरह वगैरह। वो नहीं चाहती थी कि निंग को कुछ भी याद आए और या फिर इनकी बातों से कुछ भी पता चले। फ़ौरन से उसे लेती हुई चली जाती है और अपनी बेस्टी को पीछे से सब कुछ संभालने का उसने कह ही दिया था। नेक्स्ट सीन में दोनों को एक बस में ही बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि इनके अलावा कोई और था ही नहीं। दोनों खूब सारी मौज मस्ती करते हैं। इवन के अच्छा मौका देखते ही ये तो फ़ौरन से उसे किस कर लेता है, लेकिन जैसे ही अचानक ही वो ली को किस करता है तो उसे फ्लैशबैक में अब इसका जो भी एक्सीडेंट हुआ था सब कुछ याद आने लगा था। बेचारा घबरा के फ़ौरन से पीछे हो जाता है। इसे तो समझ नहीं आ रही होती कि अचानक निंग को क्या हो गया।
वापसी पे रेन भी स्टार्ट हो गई थी। दोनों भागते भागते एक जगह पे पहुंचते हैं। अब चौंके मौसम फिर से रोमांटिक सा होने लगा था। वो इसे दोबारा से किस कर लेता है, लेकिन इसे किस करते ही अचानक फिर से इसे फ्लैशबैक के सीन्स याद आते हैं या फिर साइड पे हो जाता है। ये हैरान थी कि निंग को आखिर हो तो हो क्या गया। वैसे भी क्या मुझसे सही से किस नहीं हो पा रही थी। वो बाद में इसे बता देता है कि एक्चुअली में मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ ना तो मुझे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं, इसलिए मैं दोबारा से तुम्हें किस करना चाहूँगा। हो सकता है कि मुझे सारी मेमोरीज वापस आ जाएं, लेकिन वो अब नहीं करने दे सकती थी कि नहीं, अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी अब अपने आदमियों को निंग को तलाश करने पे ही लगाया हुआ था। अब उसे फाइनली उसकी एक पिक्चर मिली जाती है जिसमें कि एक लड़की को देख के हैरान थी कि आखिर ये है तो है कौन। इसलिए फ़ौरन से अपने ही किसी जासूस को कॉल कर देती है कि मुझे हर हाल में इस लड़की का जो भी बायोडाटा है वो निकाल के दो। इधर ये दोनों थिएटर ही पहुंच आए थे। मूवी वगैरह देखने के बाद एक शो में भी जाते हैं जो कि स्पेशली कपल्स का ही होता है। यहाँ पे एक पर्सन आके इन दोनों को एक एक पेपर पकड़ाता है कि इसमें से आप लोगों ने अपनी ही कोई एक खामी या खूबी वगैरह लिखनी है। अब इसके थ्रू जैसे इसे पता चलता है कि निंग तो इसे बहुत ज़्यादा लव करता है, वो तो इमोशनल होकर यहाँ पे उसे हक भी कर लेती है। इधर फिर से पता चल गया था कि आखिर मेरा भाई कहाँ पे है, फ़ौरन से मैनेजर को बता देता है। सो इसके बाद ही हमें सिर्फ निंग को ही दिखाया जाता है जो कि अपने लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए ही आया था। अचानक ही वो देखता है कि जैसे कि एक पर्सन उसे फॉलो पे फॉलो ही किए जा रहा है। ये हैरान था कि आखिर ये है तो है कौन और मुझसे क्या चाहता है। फ़ौरन से उससे बच के वहाँ से भागने ही लगा था और इसी चक्कर में स्टेयर से फिसलता हुआ नीचे ही गिर जाता है। अब जब इसे होश आता है तो इस वक्त वो हॉस्पिटल में ही था और इसे यहाँ पिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी का ही मैनेजर होता है। अब वहाँ से गिरने की वजह से इसके सर पे जो चोट लगी थी उसी की वजह से इसे अपनी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी होती हैं। ये फिर से इमोशनलेस पहले वाला ही निंग बन चुका था। अब अगर कंपनी में देखा जाए तो सारे ही परेशान होते हैं कि आखिर निंग को इतने दिन हो गए वो ऑफिस नहीं आया, उसके साथ क्या बना, कहीं वो मर तो नहीं गया। अचानक ही इधर बैठे बैठे मा हाउ को एक मैसेज मिलता है जिसमें कि जाहिर सी बात है उसे यही बताया जा रहा होगा कि निंग की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। वो तो काफ़ी घबरा के इनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ चले ही गया था और उसके जाने के बाद ही फिर हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही जाती है। इतने अरसे के बाद उसे देख के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अब इनके जो भी मसले मसाइल होते हैं वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था कि आपको उस सब के लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसने साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करना भी स्टार्ट कर ही दी होती है कि आखिर मुझ पे अटैक करवाने वाला कौन था। अब अगर मा हाउ था भी सही तो उसे भी पकड़वाने के लिए इसे कुछ एविडेंसेस तो तलाश करने ही थे। मेरे को पता चल जाता है कि उस दिन निंग के साथ कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। ये सब देख के बहुत ज़्यादा जेलिस फील करती है कि इससे तो मैं निमट लूँगी। अब निंग जैसे ही घर पे आता है तो इसका भाई देख के इसे थोड़ा सा इमोशनल ही हो गया था। आखिर वो अपने भाई को इतने अरसे बाद जो देख रहा होता है। यही अगर हमें ली को दिखाया जाए वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि पता नहीं निंग कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। आज कंपनी से वापसी पे अचानक ही उसकी नज़र निंग पे पड़ ही जाती है। वो तो इसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। ये परेशान होती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फ़ौरन से भागती उसके पास आती, उससे बात करना चाहती थी लेकिन उसे तो ये तो याद था कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था कि मैं इसका फियांसी हूँ, इसलिए यहाँ पे इसे तो बहुत ही रूडली बात करने लगा था। उसका ये बिहेवियर बेचारी ली को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही हर्ट फील करती है और ये भी कहने लगी थी कि आइंदा के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे और कहती हुई वहाँ से चली जाती है। आज ही इसकी ली के डैड के साथ मीटिंग थी। ये उनके पास अपना एक बेस्ट प्रपोजल लेके ही पहुंच आया था। यही चाहता था कि हमारी कंपनी और इनकी कंपनी दोनों ही कोऑपरेशन कर लें, लेकिन डैड तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले होते कि तुम चाहे जो कर लो, मैं हरगिज़ भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब हमें मे को उसी जासूस के पास बैठे दिखाया जाता है जिसने कि ली की कुछ इन्फॉर्मेशन ला के इसे ही पकड़ा दी थी, जिसे देखते ही ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब घर पे इसने अपने ही कुछ इमोशंस वगैरह दिखाने स्टार्ट कर दिए थे जो कि ली के साथ रहते रहते ही इसमें आए थे। ये सब देख के इसका भाई और इवन के मैनेजर भी सरप्राइज ही रह जाते हैं। इसके आने के बाद से मैं तो काफ़ी खुश दिखाई दे रही होती है। इवन कि वो चाहती थी कि ये मुझसे पैचअप कर ले, हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं, लेकिन अब उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हमारी क्यूट सी हीरोइन ली जो छाई हुई थी, वो अभी से कोई ख़ास भाव नहीं दे रहा होता है। ये सब कुछ देख के इस मैडम को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। मा हाउ तो निंग से बचने के लिए एक बिल में ही छुप के बैठा होता है और वापस आने के बाद ही जाहिर सी बात है उसने मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अगर मैं पकड़ा गया तो
तो पक्की सी बात है, मैं तो सीधा जेल में ही जाऊंगा। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। आज ही ली को पता चला था कि इनके यहाँ एक न्यू इन्वेस्टर आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही था। उसे देख के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिख रही थी कि ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। उसने तो इवन कि इनकी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पे कॉपरेशन ही कर ली थी और उसने आज से ही ली को अपनी असिस्टेंट बनाने का भी डिसाइड कर लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, इवन के उस पर गुस्सा भी करने लगी थी, लेकिन उस पर तो इसकी बातों का ज़रा भी असर नहीं होता कि तुमने जो मेरे साथ किया था उसके लिए मुझे तुम्हें इरिटेट करना तो बनता है। अब यहाँ पे अचानक ना सिर्फ यहाँ की लाइट बंद हो जाती है बल्कि किसी ने डोर भी बंद कर दिया था। ये परेशान हो जाते हैं कि ओनो अब यहाँ से कैसे निकलेंगे बाहर। मीटिंग में सभी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों गए तो गए कहाँ पे। इधर बड़ी मुश्किल से ही इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर ही दी थी और इसी वजह से ही बाहर आ जाते हैं। और मीटिंग में भी जब से निंग वापस आया था, मैनेजर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो तो अपने बॉस की खूब आओ-भगत में लगा हुआ होता है। यू और लू फैन दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। मीन के नेक्स्ट कपल यही वाला होने वाला है। इधर ऑफिस में ये तो बेचारी ली को बहुत ज़्यादा तंग करता है, इवन कि बस 24 घंटे उससे काम ही करवाता रहता है। इस बात से वो इरिटेट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब बेचारी से कह भी क्या सकती थी। आखिर को अब ये उसका बॉस जो बन चुका था। आज लंच करते वक्त इसके पास मे साहिबा की एंट्री हो जाती है। अब वो जानती थी कि हो ना हो ये ज़रूर निंग को पसंद करती होगी, इसलिए अपनी चाल चलती है। उसे बताने लगी थी कि मैं निंग की फियांसी हूँ और वैसे भी उसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। इसकी ये बातें सुन के यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी कि एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। हर वक्त वो बस मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मैं नहीं घूमती हूँ। अगर ये सारी बातें करनी है तो उसे जाके करो, मुझसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर अब जैसे ही यहाँ पे कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी तो वो फ़ौरन से आके इसकी हेल्प कर देता है। इसी दौरान दोनों काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। अब वो इसे कहती है कि जितना हो सकता है कि मुझसे दूर ही रहा करो। माना कि पहले मुझे तुमसे लव हो गया था जब हम दोनों एक साथ में रहते थे, लेकिन अब तुम्हें लेके मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुन के ये बेचारा और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैंने तो सोचा था कि इसे अपनी लव की कन्फेशन कर लूँगा, लेकिन अब कैसे करूँगा। ये उससे एक फ़ाइल मांगने के लिए आई थी, लेकिन वो देने को ही तैयार नहीं होता। इसी बीच जैसे ही क्लोज आते हैं तो ये सीन मैनेजर ने भी देख लिया था। वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। बाहर आके मे साहिबा फिर से इसे अपने ही फियांसी से दूर रहने को बोलने लगी थी। इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती है। फ़ौरन से इसके ऑफिस में आके उधम मचा देती है कि आखिर तुम्हारी जो फियांसी में है उसे मसला क्या है। हर वक्त देखो तो बस मुझे ताने मारने के लिए पहुंच जाती है, तुम उसे समझा नहीं सकते हो। और अपना सारा गुस्सा उसने इस पर अच्छा खासा निकाल दिया था। अब जैसे वो इसकी चीक्स पकड़ती है तो ये भी उसकी पकड़ने लग गया था। घर पे आके ये जैसे अपने भाई के बाल वगैरह काटने लगता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और यहाँ पे अपने दिल की बात भी शेयर कर लेता है कि आखिर अगर मुझे किसी लड़की से लव है तो उसे अपने लव की कन्फेशन कैसे करूँगा। ये भी इसे जो भी आइडियाज़ वगैरह होते हैं अपने भाई को ही बताने लगा था। बाद में जैसे ही कंपनी आता है तो अभी तक ली काम ही कर रही होती है। फ़ौरन से उसके पास आके अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करने लगा था कि वैसे भी तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो। वो भी फ़ौरन से आ ही गई थी। अब यहाँ पे जैसे ही नोट करती है कि इसके कफ के तो बटन ही नहीं है, वो अपनी ही यहाँ पे पोनी निकाल के उसके कफ्स वगैरह को समेटने में उसकी हेल्प कर देती है। इसका ये गेस्चर यहाँ पे निंग को तो बहुत ही पसंद आया था। इवन के यहाँ पे वो तो पहले की तरह ही ली का काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखने लगा था। फाइनली इन्हें एक साथ में इतने अरसे बाद फिर से टाइम स्पेंड करने का मौका मिल ही चुका था। अब अचानक अगले दिन जैसे इसने इसके हेयर्स पे कॉफ़ी गिरा दी थी तो ये जैसे वॉश करके आती है तो अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए वो तो इसके हेयर्स को ड्राई ही करने लगा था। ये वाला सीन तो जैसे ही पूरा स्टाफ देखता है वो तो चुपके से इन सबको ही देख के खुश हो रहे होते हैं और इवन के बाहर से ही हेलो हाई भी करने लगे थे। ये बेचारी तो यहाँ पे बहुत ही एम्बेरस हो जाती है। वापसी पे जैसे अचानक ये स्माइल कर रहा होता है, ये देख के मैनेजर को तो ज़रूर शक होने लगा था कि हो ना हो इनके दिल में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मैं कि जिस बंदे ने ली पे नज़र रखी हुई थी आज अचानक उस बंदे को इसने देख ही लिया था। वह वो उसे कुछ कहती तो नहीं है, यही समझ रही थी कि शायद यहाँ पे कोई काम करने वाला वेटर है। अब उसका कैमरा ख़राब हो गया था तो ये उसकी हेल्प करने लगती है। ये वाला सीन जैसे ही निंग देखता है तो उसका जेलिसी के मारे बुरा हाल फ़ौरन से ली को लेता हुआ साइड पे ही चला गया था और यही पूछने लगा था कि तुम अभी अभी उस पर्सन के साथ क्या कर रही थी, मुझे बताओगी। वो तो उसका ये बिहेवियर देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, मैं तो जस्ट उस पर्सन की हेल्प ही तो कर रही थी।
मैं तो इतनी आसानी से निंग का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो जहाँ कहीं बी से देखती है फ़ौरन से इसके पास पहुँच जाती है। अब इसके सामने ही ली से भी बहुत अच्छे से बिहेव करने लगी थी। इन दोनों की नज़र अचानक उसी वेटर पे पड़ जाती है जिसके पुलिस पकड़ के लेके आई थी, जिसका कि ली ने थोड़ी देर पहले ख्याल भी रखा था। अब वो ठहरी काइंड हार्टेड फिर से इसका हालचाल पूछने के लिए जैसे इसके क्लोज बैठती है। तो ये सीन देख के हमारे हीरो को तो बहुत ही ज़्यादा जेलिसी होती है। वो इससे बात करना चाह रहा था। अब अचानक जैसे ये पीछे मुड़ती है तो इसके कोट पे इसकी कॉफ़ी गिर जाती है। वो तो इसे अपना हाथ छुड़ाती हुई फ़ौरन से वहाँ से चली ही गई थी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में हमें यू को दिखाया जाता है जिससे कि अभी कुछ लड़के बदतमीज़ी करने के लिए आ गए थे। इस वक्त उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि लू फैन ही होता है और यहाँ पे उसकी हिफाजत करते हुए इस बेचारे को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग गई थी और इसका ये गेस्चर यू को बहुत ही पसंद आता है। अब इसने निंग का कोट ख़राब कर दिया था, इसलिए कंपनसेशन के तौर पे उसे उसके कोट उतारने को ही कहने लगी थी कि मैं वॉश करके फिर तुम्हें वापस कर दूंगी। और ये उससे अपने लव की फिर से कन्फेशन करना तो चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता है। बहुत सोचने समझने के बावजूद भी ये तो बिल्कुल स्पीचलेस ही हो गया था। अब इसे न्यू कोट पहनाने के बाद वो इसे हक कर लेती है और ये भी कहने लगी थी कि हमने पास्ट में जो भी टाइम बिताया था अब मैं उसे भूल ही जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। एंड देन इसे गुड बाय कहती हुई फिर इमोशनल होकर वहाँ से चली ही गई थी। बेचारी बहुत ही हर्ट लग रही थी। अब यही समझती है कि शायद उसका और मेरा कपल तो कभी बन ही नहीं सकता, इससे यही बेहतर है कि मैं उसकी यादों से जान छुड़ा ही लूँ। जैसे एक घर वापस पहुंचती है तो आगे से इसके फ्रेंड्स इसका वेट कर रहे होते हैं। ये बेचारा घर पे आके अपने छोटे भाई से ही कुछ मशवरे वगैरह मांगने लगा था कि किसी लड़की को प्रपोज़ कैसे करूं, अब तुम लोग ही बता दो मुझे। अब उन्हें जो भी आइडियाज़ वगैरह आ रहे होते हैं वो सब के सब अपने भाई से शेयर कर देता है। दूसरी तरफ अगर इन तीनों को दिखाया जाए तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो के फिर अपनी अपनी ही बातें शेयर करने लगे थे। अब जो कुछ कह रहे होते हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं होती। अब रात के वक्त हमें निंग को ही दिखाया जाता है जिसे कि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो बेचारा बहुत सारी ट्राइयाँ करता है बट ना, स्टिल ली को ही मिस किए जा रहा था लेकिन वो थी कि इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। इसी वजह से रात भर बस इसने जाग के ही गुजार दी होती है। मेरे को पता तो चल गया था कि माहाऊ कहाँ पे छुपा हुआ है, उससे मिलने के लिए आती भी है लेकिन फ़िलहाल तो इस बारे में उसने किसी को भी ना बताने का ही फैसला कर लिया था। अब इस बात से ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल इसका मतलब है कि उसके गंदे कामों में अब ये भी उसके साथ मिल ही चुकी होती है। अगले दिन इन लोगों की जैसे ही आँख खुलती है तो बिल्कुल ही कार्टून बने हुए थे। अब यू जैसे ही शावर लेके यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे तो लू फैन देखता ही रह गया था। मीन कि अब ये माने या ना माने इसे तो उससे लव हो ही चुका होता है। मैनेजर से कह के कंपनी में इसने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मंगवा ही लिए होते हैं। अब जैसे ही काम के सिलसिले में ली निंग के ऑफिस आती है तो यहाँ पे वही सारे गिफ्ट्स इसे पकड़ाने लगा था कि ये तो सारे कॉलीग्स ने मिलके तुम्हारे लिए बाय किए हैं, तुम्हारी बर्थडे है ना। ये सुन के वो हैरान रह जाती है। अब जैसे ही नोट करती है कि इसके शूज़ तो बिल्कुल एक कपल की तरह ही हैं, मीन के इसने भी वैसे से ही पहने हुए थे। तो यही सोचने लगी थी कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। अब जैसे ही अचानक अपनी शर्ट खोल के देखती है तो वो भी इसके शर्ट के साथ मैच कर रही थी। अब फिर और ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब जैसे तैसे करके फिर भी उसने इसके गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट तो कर लिए थे लेकिन ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आखिर अब मैं उसे प्रपोज़ कैसे करूँ। उसके सामने होते हुए मेरी आखिर बोलती क्यों बंद हो जाती है। अब इसका इरादा था कि लिफ्ट में जैसे ही वो आएगी तो मैं सारे कॉलीग से उसे बचाने की कोशिश करूँगा और उसे मेरा ये वाला गेस्चर बहुत ही पसंद आएगा और इस तरह मैं उसे अपने लव की कन्फेशन कर दूँगा। लेकिन जैसे इसके सारे कॉलीग्स में इनको उसका स्टाफ यहाँ पे आता है वो तो अपने बॉस को देख के अंदर ही नहीं घुसते, इसलिए लिफ्ट में यही दोनों बच जाते हैं। अब ये इमेजिन करते हैं कि जैसे वो अभी ही ली को किस कर लेगा और इस तरह अपनी फीलिंग्स की उससे कन्फेशन कर ही लेगा। लेकिन ये तो जस्ट उसकी इमेजिनेशन होती है, अभी भी उससे कुछ भी कह नहीं पा रहा होता। वो हैरान थी कि आज इसे हो क्या गया है, ऐसी अजीबो गरीब सी हरकतें क्यों कर रहा है। अब ऑफिस में फिर से इससे कुछ बात करना तो जा रहा था लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है। वो तो जस्ट इससे दूर दूर ही रहती है। या मेरे दिल में इसे लेके कोई भी फीलिंग्स डेवलप ना ही हो तो यही बेहतर होगा।
आज ये चेन और लैन की दोनों की इंगेजमेंट सेरेमनी थी। ये तो उसे लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। अचानक ही इससे मिलने के लिए यू आ गई थी। वो तो अपने क्रश को एक डायरी ही पकड़ाने लगी थी जो कि उसने लिखी थी। वेल अब वो समझ चुकी थी कि मैं चाहे जो कर लूँ मेरा क्रश मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए फाइनली उसे गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि मुझे इस पे हर हाल में गिव अप कर देना है और अपनी लाइफ में मूव ऑन ही करना है। ली तो निंग के साथ मिलके एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए ही आए होते हैं। अब जैसे ही वो इसकी बॉडी वगैरह देखती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। उसे तो कुछ मॉडल्स वगैरह की तलाश थी। अब वो बाकी तो मिल नहीं रहे होते तो इसलिए वो इसे ही अपना मॉडल बनने को कह रही होती है। अब ये रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन ये मैडम फ़ौरन से ली को लेती हुई साइड पे ही चली गई थी। पीछे से इंसाफ की शामत आई होती है। वो सभी इसे शर्ट उतारने को बोलने लगे थे लेकिन ये बेचारा कंफ्यूज होकर रह जाता है कि अब क्या करूं। अब ली भी फिर इन्वेस्टमेंट को बाहर में भेज के फ़ौरन से इसे लेती हुई साइड पे ही भाग गई थी। अब निंग इमोशनलेस था। इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता, इवन के मे को भी नहीं। अब उसने जो अपना बंदा छोड़ा हुआ था उसके थ्रू अब इसे पता चल ही जाता है कि वो तो इमोशनलेस है, तो इसलिए इसके हाथों से एक बहुत बड़ी न्यूज़ ही लग चुकी होती है। अब ऑफिस में ये फिर से उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगा था। ये सारा सीन देख के पूरा स्टाफ तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। अब चूंकि चैन और लैन की शादी हो चुकी थी सो इसलिए इन दोनों को एक रूम में ही रहना पड़ जाना था। अब यहाँ की डेकोरेशन तो उसके बड़े भाई ने कर दी होती है। ये सब कुछ देख के इनकी हार्ट बीट तो बहुत ही फास्ट हो गई थी। इवन कि यहाँ की सजावट को देखने के बाद इनकी शक्लें फिर देखने ही लायक होती हैं। ये बाद में जैसे ही ली को देखने के लिए आता है तो इस वक्त वो ऑफिस में ही सो गई थी। वो जैसे ही प्यार से इसे देखने लगा था अचानक ही इतने में उसकी आंख खुल जाती है। अब ये उसकी फुल केयर करने लगा था लेकिन अभी भी उससे अपने लव की कन्फेशन नहीं करता है। ली अचानक ही जैसे एक न्यूज़ देखता है तो सरप्राइज से रह गया था। इसके इमोशनलेस होने की न्यूज़ तो वायरल हो चुकी होती है। सभी लोग इसे लेके गॉसिप्स कर रहे होते हैं। खैर इसे तो कोई टेंशन नहीं थी कि जो होता है होता रहे, मुझे बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र नहीं करनी है। दूसरी तरफ डैड ने भी ये न्यूज़ देख ली होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे कि अगर ये लड़का ऐसा है तो मेरी बेटी को इससे लव हो चुका है तो न जाने अब उनका क्या बनेगा। ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके होते हैं। मीन के इनके बीच भी अब फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी। दोनों ने ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों भाई और उनका बाप मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर को हमारी बेटी वाकई में निंग से लव करती है या नहीं। ये सब जानने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो ज़रूर ही कर रहे थे। इधर बाद में यू इसे बताती है कि आज तो ली अपनी ब्लाइंड डेट पे गई है। ये सुन के ये जेलिस और फ़ौरन से उसके पास ही जाने लगा था। हालांकि वो तो एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई थी लेकिन वो पर्सन काफ़ी ठरकी किस्म का होता है। इससे फ्लर्ट करने से बाज ही नहीं आ रहा था। ये सब कुछ तो यहाँ पे डैड भी देख रहे होते हैं। मीन के उन्होंने अपनी बेटी पे नज़र रखी ही हुई थी। अब ये जैसे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है इतने में हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही जाती है। वो तो आते ही ना आओ देखता है ना ताओ, फ़ौरन से आके इसकी ठुकाई करना स्टार्ट कर देता है। और उसका ये वाला गेस्ट है यहाँ पे डैड को काफ़ी पसंद आया था। मीन के वो ऊपर ऊपर से चाहे जितना ही निंग से हेट करते थे उसकी पर्सनैलिटी से एक दफ़ा तो इम्प्रेस होके ही रह जाते हैं। अब फाइट करने की वजह से इसे भी चोट लग गई थी। वो इस साइड पे लेके आके इसका ख्याल रखने लगती है। अब जैसे इसे अंकल की कॉल आई थी ये तो अपने साथ ली को भी वहाँ पे लेके आ जाता है। आंटी की कंडीशन दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही थी। अब यहाँ पे जैसे ही अपने मॉम डैड के लिए कुछ प्रेज़ वगैरह करने लगा था उस वक्त भी बिल्कुल इमोशनलेस दिख रहा होता है। मीन के इसे रोना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये सब देख के आंटी को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उस दिन एक्सीडेंट में तुम ही मर जाते तो यही बेहतर था। वो सारा कसूरवार इसे ही मानती थी और ये भी कहती हैं कि क्या तुम्हें अपने डैड और मॉम के लिए ज़रा भी बुरा नहीं लगता है क्या? मतलब उनके लिए तुम थोड़ा सा तो रो सकते हो बट ना आज तक तो तुम्हारी आँख में मैंने एक आंसू भी नहीं देखा है। अब इसे लेती हुई ली तो बाहर ही आ चुकी थी। गाड़ी में आते ही इसकी कंडीशन ख़राब, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। अब ऐसे ही अंधाधुंध चलते चलते स्टेयर से नीचे गिर जाता है। अब इसे इस कंडीशन में देख के बेचारी ली को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो इसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। ये भी अब जैसे ही होश में आता है तो मज़ीद अपनी फीलिंग्स को दबा के नहीं रख सकता था। फ़ौरन से इसे अपने लव की कन्फेशन कर लेता है। उसकी भी तो यहाँ पे हाँ ही होती है। दोनों जैसे ही किस करते हैं तो तभी हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जिसने कि इन पे ही नज़र रखी हुई थी। कंपनी में आके ये जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। वह सबको तकरीबन पता चल ही चुका था कि दोनों आज से डेटिंग कर रहे हैं।
आज ये लोग जैसे ही अब मीटिंग कर रहे होते हैं तो तभी अचानक इनकी नज़र एक न्यूज़ पे पड़ जाती है जो कि ली का किसी ने पर्सनल डाटा ही एक्सपोज कर दिया था। सभी लोग उसे और उसकी मॉम को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अब इसे भी नहीं पता होता कि एक्चुअली में इसके मॉम की और डैड की शादी हो चुकी थी, लेकिन सभी लोग तो यही कह रहे होते हैं कि ये तो इसके डैड की मिस्ट्रेस की बेटी है। अब डैड भी परेशान हो जाते हैं। जब से उन्होंने ये न्यूज़ देखी थी उनसे रहा नहीं जा रहा होता कि मैं अपनी बेटी को जाके सब सच सच बता देना चाहता हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इधर ली ज़रा भी परेशान नहीं लग रही थी कि जो लोग मेरे और मेरी मॉम के बारे में बातें करते हैं करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस वक्त तुम मेरे साथ हो, मुझे इसके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। उसका बड़ा भाई उसे मिलने के लिए आया था और यहाँ पे उसे उसकी मॉम और डैड दोनों के ही मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने बताया नहीं था कि डैड ने और उन्होंने वाकई में शादी की थी। ये सब देख के वो तो अपनी मॉम को यहाँ पे याद करके इमोशनली हो जाती है। इधर जैन को दिखाया जाता है जो कि लाइव आके सबको ये सब क्लियर ही करने लगा था कि मेरे डैड ने और ली की मॉम ने दोनों ने शादी की थी, इसलिए गलत न्यूज़ फैलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा मैस तो क्लियर हो ही चुका था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैंने आज मिलने के लिए अपने ही अपार्टमेंट में निंग को बुलाया था और उसे ड्रिंक में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला के दे देती है, जिसके बाद तो उसकी कंडीशन ही ख़राब हो गई थी। निंग के वैसे अगर उसका काम नहीं बना था तो वो उसे बेहोश करके ही यहाँ पे उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। अब वो तो अपनी हदूद से बिल्कुल बाहर निकल गई होती है। इधर जैसे ही ली को पता चलता है कि एक्चुअली में इस वक्त निंग मे से मिलने के लिए गया, वो तो फ़ौरन से उसे ढूंढती उसके पास ही पहुंच आई थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, उसे लेती हुई चली जाती है। पीछे से मे की हालत ख़राब, उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई जा रहा था कि ली मैं तुमसे पूछ लूँगी आखिर मेरे निंग को मुझसे छीनने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये तो ड्रग्स की वजह से बहुत ही अजीब व गरीब सी हरकतें करने लगा था। वो यहाँ पे अपनी और इसकी वीडियो बना लेती है। अब दोनों ही इधर इंटीमेट भी हो गए थे, काफ़ी रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन निंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसने अब अपने मन में यही सोच लिया था कि बस अब बहुत ही अच्छा सा मौका देख के मैं इसे शादी के लिए प्रपोज ही कर दूंगा। जैसे ही मैनेजर घर पे आता है वो तो सामने से ली को अपने बॉस के साथ देख के सरप्राइज ही रह गया था। अब जी आके अपने छोटे भाई से ली से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो मेरी भाई की लाइफ में भी कोई लड़की तो आई ही सही। वो इसे इयररिंग्स के तौर पे एक ट्रैकर इसके कान में लगा देता है कि अब जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मुझे पता चल जाया करेगा। अब की बार इनके बड़े भाई ने इनका रूम बिल्कुल पिंक सा ही डेकोरेट कर दिया था और यही कहते हैं कि अब तो तुम दोनों को अपने लिए कुछ बेबी वगैरह का भी सोचना ही चाहिए। फिर बाद में हमें ये भी पता चलता है कि निंग का एक्चुअली में लव गुरु कोई और नहीं बल्कि लू फैनी था, लेकिन दोनों ने आज तक एक दूसरे को देखा ही नहीं होता। वो उससे मिलने के लिए आया तो होता है लेकिन अचानक यू आके फ़ौरन से उसे साइड पे ही लेके चली गई थी। इधर ये उसे अपने घर ही लेके आ जाती है, पुरानी मेमोरीज में ही खो जाते हैं। दोनों ने जो टाइम साथ में बिताया था उसी के बारे में ही बातें करने लगे थे। वो तो इधर उसे किस भी कर लेता है। अब जी आज खुशी खुशी अपने डैड से मिलने के लिए जा ही रही होती है कि कुछ गुंडे आके इसे किडनैप कर लेते हैं, जो कि किसी और के नहीं बल्कि माँ हाउ के ही भेजे हुए आदमी थे। अब काफ़ी टाइम बीत चुका था, इसकी मुलाकात ली से नहीं हुई थी तो परेशान हो जाता है। उसे बहुत सारी कॉल्स करता है लेकिन ना, उसका फ़ोन तो बंद ही जा रहा होता है। इधर ही उसने अपनी बातों में फिसलाने की कोशिश करती है। यही चाहती थी कि कम से कम मैं बाकी सबको कोई सिग्नल तो भेज दूँ कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, लेकिन ना, कोई भी इसकी सुनने को तैयार ही नहीं होता है। अब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मैं ही ने माँ हाउ का ही यूज़ करके उसे किडनैप करवाया था। अब निंग ने जो भी ट्रैकर उसके एयर्स में लगाया था उसके थ्रू इसे पता तो चल जाता है कि वो कौन सी प्लेस पे है। पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो तब तक वो गुंडे साहब तो ली को लेके भाग ही चुके होते हैं। अब वो उसे किसी और के पास नहीं बल्कि माँ हाउ के पास ही लेके आए होते हैं। ये तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ही करने लगी थी लेकिन उस पर तो किसी बात का कोई भी असर नहीं होता है। ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है कि पता नहीं आखिर ली कहाँ पे चली गई, उसे किसने किडनैप किया। अपने भाई को ही उसका पता कराने को ही बोलने लगा था कि तुम तो एक हैकर हो ना, तुम्हें पता चल ही जाना है। ये गुंडे आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं कि कौन सा सॉन्ग प्ले करें या नहीं, तो यहाँ पर ली कह देती है कि आओ मैं तुम लोगों की हेल्प कर देती हूँ। और अचानक ही फ़ौरन से इनके फ़ोन से ही फिर ली को ही एक वॉइस मैसेज सेंड कर देती है, जिसके थ्रू के उसे पता चल गया था कि इस वक्त वो कहाँ पे है और फ़ौरन से उसे ढूंढने के लिए ही निकल पड़ा था।
इधर ये गुंडे उसे मे के पास लेके आ जाते हैं और वो तो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी निकालने लगी थी, जिसके कि ली को ज़रा भी परवाह नहीं होती है। वो तो फ़ौरन से यहाँ पे निंग को ही वीडियो कॉल कर देती है कि आज तो तुम्हारी लवर का मैं यहीं पे काम तमाम कर दूँगी। इससे पहले कि उसे थप्पड़ मारती है वो इसका हाथ पकड़ लेती है। इवन के यहाँ से जाने ही लगी थी कि वो पीछे से आके इसके सर पे एक बहुत ही मोटा सा डंडा मार के उसे बेहोश कर देती है। अब तो बहुत ही देर हो चुकी थी, इतने में पुलिस की भी एंट्री हो ही चुकी होती है। अब ये साहिबा तो जेल ही जाने वाली थी, इसके साथ साथ माहाओ भी पकड़ा गया था। अगले ही सीन में ली को आज अपने ही डैड के घर पे दिखाया जाता है। उसे जब होश आता है तो वो यहाँ पे ऐसे ही नाटक करने लगी थी कि जैसे उसे बाकी सब तो याद है, लेकिन निंग वाली मेमोरी बिल्कुल ही भूल चुकी है। वो इसे याद दिलाने की कोशिश करता और फिर उसी की तरह कहने लगा था कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ वगैरह वगैरह। इधर फिर मे मैडम को जेल में ही बैठे दिखाया जाता है। अपनी सज़ा हमेशा के लिए भुगतने के लिए वो यहाँ पे जो आ चुकी थी। अब जो बुरे काम करता है उसका अंजाम तो यही होता है। डैड अपनी बेटी से मिलने के लिए आए होते हैं। इनके दरमियान अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो ख़त्म हो गई, इसलिए वो अब अपने डैड को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। वो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। नेक्स्ट निंग ने इसे मैसेज करके घर पे ही बुलाया था। अब जैसे ही आगे आती है तो यहाँ पे अपनी और उसकी फ़ोटोज़ देख के सरप्राइज ही रह गई थी। और ये वाली बिल्कुल रियल वाली ही उसने लगाई होती हैं। इवन कि यहाँ पे एक लेटर भी उसने छोड़ा था, जिसे पढ़ के इसे तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि वाकई में निंग इससे बहुत ज़्यादा लव करता है। अब ये पढ़ी रही होती है कि इतने में ऊपर से निंग की भी एंट्री हो जाती है। वो फाइनली इससे अपने लव की कन्फेशन ही करने लगा था। इधर ही हमें इटली की पूरी फैमिली को ही दिखाया जाता है, जिन्होंने कि इन दोनों पे ही नज़र रखी हुई थी। अब इसने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं ये सीन देखते ही। बाकी तो वहाँ से इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए चले ही गए थे। अब फिर हमें बहुत अरसे बाद का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लैन और चैन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पे यू और लू फैन की बात की जाए तो वो भी एक परफेक्ट कपल बन चुके थे। अब बारी आए हमारे हीरो और हीरोइन की, वो भी अपनी लाइफ से बहुत ही सेटिस्फाई होते हैं। इन दोनों ने भी शादी कर ली थी और अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।